वेलकम टू ओलीवुड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एक मेंस के अंदर मॉक कैसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए आपके द्वारा। ठीक है, तो मैं आरआरबी मेंस के लिए स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं आपको कि कैसे टॉपर्स अटेम्प्ट करते हैं। टॉपर्स कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई दूसरी दुनिया से आए होते हैं, वो आप में से ही निकलते हैं। आपके साथ वाला जब एग्ज़ाम हॉल में होता है, जब आप लिस्ट आती है तो आप देखते हैं कि यार देख मेरे साथ वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। मेरे आप देखिए कितना बुरा लगता होगा आपको या किसी को भी जब उसका रोल नंबर हो 45 और 44 का हो जाए या 43 का हो जाए या 46 का हो जाए और खुद का ना हो, तो बड़ा बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता कि आपको बुरा लगे कभी। उसके लिए आपके लिए ओलीवुड स्पेशल सेशन लेके आया है कि आपको प्री का तो पहले बताया हुआ है कि कैसे किया जाना चाहिए। मेंस का सीज़न है अब, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस का मॉक करते टाइम आपको क्या सोचना होता है। चलिए पहुंच जाते हैं हम हमारे मेंस के मॉक्स के ऊपर। सीधा सीधा बात कर लेते हैं आरआरबी के बारे में। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया आपका। अब चलते हैं आरआरबी कहाँ दिख रहा है। आरआरबी GRRB। ओके, हाँ, आरआरबी ऑफिसर। और आपको मैं इतना बता देता हूँ कि आरआरबी ऑफिसर का अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो अगर आप आरआरबी असिस्टेंट का भी करते हैं तो भी ओलीवुड के मॉक्स में इतना दम है कि आप आरआरबी असिस्टेंट के मॉक्स के दम पे आरआरबी पीओ निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर निकाल सकते हैं आरआरबी असिस्टेंट के दम पे। इतने अच्छे मॉक्स आपके लिए तैयार किए जाते हैं। चलिए एक फ्री वाला मॉक ही आपको खोल के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन मिलता है आपको कि हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंदी का खोल के दिखा देता हूँ एक तरीके से। ओबियसली उसमें आपके पास वहाँ पे टाइम होगा कि आप हिंदी करना चाहते हैं कि इंग्लिश। इसके ऊपर भी मैं स्पेशल सेशन ले आऊँगा कि हिंदी और इंग्लिश में कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि पेपर तो सेम ही खुलेगा, हिंदी या इंग्लिश में, तो हम मान लेते हैं हिंदी करना है। तो मैं इंग्लिश और हिंदी में से कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो में बता दूंगा। अब आपको मॉक खुलते मतलब पेपर खुलते ही आपको कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपने वहाँ पे खोला है, वहाँ पे खोला है। आपने देखा कि मुझे क्या करना होता है। आपको स्ट्रेटजी ये तो पता ही होगी ना कि पहले क्वांट रीजनिंग करना होता है। पहले आपको कंप्यूटर जी और हिंदी निपटा लेनी होती है, कंप्यूटर जी या इंग्लिश निपटा लेनी होती है, उसके बाद रीजनिंग क्वांट पे आना होता है। अगर नहीं बताया तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से टाइम बांट लीजिएगा। टाइमिंग की स्ट्रैटेजी में मैं बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, अलग अलग मैं आरआरबी पीओ रीजनिंग मेंस, आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग वर्सेस आरआरबी क्लर्क मेंस रीजनिंग, आरआरबी पीओ मेंस क्वांट वर्सेस आरआरबी क्लर्क मेंस क्वांट भी ले आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार पीओ और क्लर्क में क्या क्या हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है। मान लेते हैं कि आप पेपर देने बैठे हैं और वहाँ पे आपके सामने ऐसा पेपर खुला है, तो क्या करना है आपने यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब आपने क्या सोचा कि पहले मैं करता हूँ कंप्यूटर करते हैं। तो कंप्यूटर में तो क्या है कि आपको या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता। ठीक है, तो कंप्यूटर अगर आप करते हैं तो या तो आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको सोल्व करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन आपको बहुत जल्द ही आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कितने क्वेश्चन हैं आपके, 40 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन है, कितनी देर में कर देंगे आप, 10 से 12 मिनट में कर देंगे। ऐसे ही जीए के अंदर आप मान लेते हैं ये हुआ, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको लगा कि यार इसका बारे में ना मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर मैं सोचूंगा दोबारा तो मुझे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार सोचूंगा दोबारा तो आ जाएगा, क्या मतलब हुआ। कई बार ऐसे होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन में पड़ा होता है, तो आपको जब तक आप श्योर नहीं है तो उस पर टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है और आपको स्कोर भी करना है। तो ऐसे नहीं है कि आप बस धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट तो आपके बढ़ जाएंगे, क्या सिलेक्शन मिलेगा? क्या आपकी झोली 200 में से 188 कराए से भर जाएगी? जी नहीं, आपकी झोली तब भरेगी जब आप 200 में से इतने नंबर ले जितने आपको जॉब के लिए चाहिए। तो वो आपके 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर में भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 115 कैसे स्कोर किया जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर आपको 10-12 मिनट लगाने हैं। फिर आ गई आपकी
जीए। मैं आप इस वीडियो के अंदर पूरा फोकस करने वाला हूँ रीजनिंग और क्वांट के ऊपर, क्योंकि जीए के अंदर क्या है, क्वेश्चन या तो आपको आता है या नहीं आता। जो मान लीजिए लगता है कि यार कंप्यूटर के अंदर लगता है आपको कि यार इसका ना मुझे आंसर आता नहीं है, तो क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क फॉर रिव्यू करके रख लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ताकि आपको बाद में पता हो कि हाँ इस क्वेश्चन पर मुझे आना है। ठीक है, तो क्लियर रिस्पॉन्स कर देते हैं यहाँ पे। अब ऐसे ही जीए के ऊपर होगा। जीए के लिए मैंने आपको वीडियो बना दी, जिसके ऊपर मुझे आपका बहुत सारा प्यार मिला, जिसके बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और जल्द से जल्द हो, और आपको भी यही चाहना होगा। ऐसे ऐसे करके आप क्वेश्चंस करते जाएंगे अटैम्प्ट। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 क्वेश्चन आएंगे। कितनी देर लगेगी, 10 से 12 मिनट इसमें लगेगी। हिंदी के अंदर क्या होगा, आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, या इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहाँ पे कम से कम 20 मिनट लगाइएगा। अब आपको लगेगा कि यार मैं 15 मिनट में भी कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे जो जल्दबाजी करेगा वो यहाँ पे कट ऑफ भी चूक जाएगा। क्यों, क्योंकि इतने इतने अच्छे लेवल की हिंदी और इंग्लिश आती है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल आती है, पर ठीक लेवल की आती है। इसमें क्या होता है कि आपको टाइम चाहिए होता है, ऐसे नहीं भागा दौड़ नहीं करनी क्वांट रीजनिंग में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे तो 5 मिनट में 5 नंबर आने के चांस हैं, लेकिन क्वांट रीजनिंग में 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे 2 या 3 नंबर मिलने के चांस होते हैं। तो क्यों ना वहाँ टाइम इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे आपको कुछ अच्छा स्कोर मिल सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश कर दिया है, तो 20 और 10 30 और 10 40 45 मिनट में आपने ये अटेम्प्ट कर दिया है तीनों। बाकी टाइम जो है आधा आधा बांट लीजिए रीजनिंग क्वांट के अंदर। मान लेते हैं कि आप रीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले वो करना है। अब मान लीजिए आपके सामने ये खुला, तो क्या ये करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक पजल है, अपने आप में एक पजल है। वो आप उसे पहले थोड़ी करेंगे, कोई पजल ढूंढेंगे जिसको करने पे आपको 3 से 4 या 5 नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सवा सवा नंबर का आपके पोर्शन बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, और कौन सा क्यों नहीं करना। अब मैंने बता दिया ना आपको रीज़न, क्योंकि इसमें टाइम तो एक पजल जितना ही लगेगा। ठीक है, मिलेगा सवा नंबर, इसकी बजाय थोड़ा सा 2-4 लगने जिसमें ज़्यादा वो पजल कर लीजिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये अभी नहीं करना है, लेकिन आपको देखने पे लगा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, तो मार्क फॉर रिव्यू रख लो। सबसे ज़्यादा काम आता है मार्क फॉर रिव्यू आरआरबी मेंस के अंदर, चाहे वो क्लरिकल हो चाहे ऑफिसर हो। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिखा, तो इनइक्वालिटी ही है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्योंकि ये प्री में भी आपने की हुई है। ठीक है, तो आप इसमें अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसका स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप ये सोल्व कर लेंगे तो इसको सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये भी कर देंगे आप। ठीक है, अब आया इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में ये देखना है कि क्या ट्रेडिशनल है या कुछ नए पैटर्न का है। अगर ट्रेडिशनल है तो उसे कर दीजिए, अगर नया पैटर्न का है तो भी उसे कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इनपुट आउटपुट आप बहुत आसान होती है। अगर मान लीजिए न्यू पैटर्न का है फिर तो बिल्कुल ही देर नहीं लगेगी आपको पैटर्न पकड़ने में। नया पैटर्न हालांकि आरआरबी में बहुत कम बार मिलता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आरआरबी क्लर्क के मॉक जरूर कीजिएगा ओली बोर्ड के। मेंस के अगर आप टाइमिंग के साथ नहीं कर पाते हैं तो एक बार नज़र जरूर मान लीजिएगा कि क्या क्या वेरिएशन मुझे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप 2-4 मिनट 5-7 मिनट अगर 10 मिनट भी इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं तो टेंशन नहीं लेनी है कि यार मेरे तो 10 मिनट लग गए क्वेश्चन के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, सवा सवा नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप 4 कर लेंगे तो 5 नंबर बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मेंस हमेशा टाइम मांगेगा आपका। ऐसा नहीं है कि प्री में आपने 20-20 25-25 सेकंड में कर लिया तो यहाँ भी हो जाएंगे, फिर फ़र्क क्या रह गया मेंस के और अंदर और प्री के अंदर। ठीक है, तो अब आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, ये बात याद रखिएगा मेरी। जब आप घबराहट हो आपको वहाँ पे तो याद कीजिएगा कि विष्णु सर ने कहा था टाइम लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए ब्लड रिलेशन खुला। ब्लड रिलेशन अगर खुलता है आपके सामने तो ब्लड रिलेशन में ये देखना कि ब्लड रिलेशन वाली सीटिंग अरेंजमेंट तो नहीं है ना। अगर सीटिंग अरेंजमेंट है फिर तो उसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा सिर्फ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चाहे वो कोडेड हो चाहे विदाउट कोडेड हो, तो उसे कर देना है। क्यों, क्योंकि वो आपसे हो जाएगा। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसे ये मत सोचिए कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए कि कौन से मैं ना करने के लिए कह रहा हूँ, कौन से करने के लिए और कौन से बाद में पहले करने के लिए कह रहा हूँ। अब इस टाइप का क्वेश्चन है 6 टू लेफ्ट, पहले क्या करेगा, वो कहेगा कि इनको इंटरचेंज कर दीजिए, फिर ये कर दिए, फिर ये कर दिए, फिर बताइए 6 टू लेफ्ट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्री में भी किए हैं और मेंस के अंदर भी ऐसे ही मिलेंगे आपको आरआरबी के अंदर। तो ये आपको स्किप नहीं करना है, ये कर देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 टाइप के वर्ड दिखे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द गिवन वर्ड्स हैव ओनली 1 पेयर ऑफ लेटर्स, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन द वर्ड व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड दे हैव बीन। ये पेयर वाला क्वेश्चन ही तो है कि कितने पेयर बनते हैं, कितने, अब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो युग्म कितने बनते हैं ये पूछा जा रहा है। तो प्री में क्या होता था, आप देखते थे कि एक एक मतलब दिखता था आपको
पेयर में आपको एक वर्ड दे दिया जाता था, उसमें पूछा जाता था कि कितने पेयर बनेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 3 दे दिए, पर एक यहाँ आसानी ये तो कर दी ना कि यहाँ छोटे छोटे हैं। ठीक है, मेंस में प्री में आप जब एक दिया जाता तो वो कितना लंबा दिया, मोमेंटम टाइप का इतना लंबा वर्ड दे दिया जाता था, उसमें आप काउंट ही करते रह जाते थे। यहाँ पे क्या हुआ, 3 दे दिए लेकिन छोटे छोटे भी तो कर दिए ना इसने, ये भी तो इसकी खूबी पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोडिंग डिकोडिंग है, कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए भी हुए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखा, अब ये क्वेश्चन दिखने पे आपको लगा कि या तो मुझसे होगा या नहीं होगा। अब ये देखना है कि इसमें किस टाइप का 10% रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, तो आप ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि यार वो 10% या 9%, 8% वाली क्विज तो सॉरी आपको पजल देगा ही देगा। अब 6% वाले थोड़ी देगा, 6% देगा तो वो ट्रायंगल पे बिठा के पता नहीं किधर किधर मुंह करवा देगा, उनके करवा देगा तो भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल है, 10% है, कुछ बाहर देख रहे कुछ अंदर देख रहे, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, लेकिन अभी इसको नहीं छेड़ना है। क्या पता लास्ट में कोई अच्छा खासा इनपुट आउटपुट पड़ा हो जो आसानी से आपका हो जाए। ठीक है, तो इसमें अभी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हम मार्क फॉर रिव्यू इसको करके रख लेंगे। जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा तो मार्क फॉर रिव्यू वाले ही करेंगे हम। अब क्या हुआ, ये अपने आप में एक पजल है। ठीक है, अभी इसको नहीं करना है। ठीक है, क्या आपसे हो जाएगी, हो जाएगी तो मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए, अगर आपसे नहीं होगी तो छोड़ दीजिए। इसके हमें सब कुछ नहीं करना है मेंस के अंदर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इनपुट, ये है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। भाई डाटा सफिशिएंसी के ऊपर पूरा काम कीजिएगा, डाटा सफिशिएंसी बहुत काम आती है। और आरआरबी मेंस के अंदर तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा आपको, लेकिन आरआरबी मेंस के अंदर, रीजनिंग के अंदर हो चाहे क्वांट के अंदर हो, डाटा सफिशिएंसी बहुत ही अच्छी आती है। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आती है, ऐसे नहीं है कि आपके लिए बस ऐसे होगा कि देखते ही आपसे हो जाएगा, जी नहीं। पर हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है डाटा सफिशिएंसी का, उसका हो जाएगा। और ये भी नहीं घबराना है कि यार मैंने पहले तो डाटा सफिशिएंसी की नहीं हुई है, 10 दिन में कैसे करूँ। डाटा सफिशिएंसी में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चुटकियों का काम है। ठीक है, तो 5-7 दिन के अंदर भी आप महारत हासिल कर सकते हैं डाटा सफिशिएंसी के अंदर, क्योंकि आपको बस सोचने का तरीका ही तो पता होना चाहिए ना कि डाटा सफिशिएंसी में कैसे सोचना होता है। तो ये आपके सामने डाटा सफिशिएंसीज खुल रही हैं। अब क्या हुआ, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, ये अपने आप में एक छोटी पजल है, प्री टाइप की पजल है, तो आपको पता है 3-4 मिनट लग जाएंगे। 3-4 मिनट लग जाएंगे तो क्यों 1.25 नंबर के लिए 3-4 मिनट एक जगह इन्वेस्ट करने, इसके बजाय 6-7 मिनट इन्वेस्ट करके हम 5-6 नंबर लेंगे कहीं पे। ठीक है, तो ये नहीं करना है, और आपको पता है कि ये टाइम मेरा 3-4 मिनट खाएगा ही खाएगा, तो अब यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करना है आपको, अब आपने आगे बढ़ जाना है। तो इस टाइप के, अब ये देखिए, ये आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ये इसकी आपकी इसमें महारत हासिल है, मास्टरी की हुई है इसमें, तो अब चाहे आपके 2 मिनट लगे, इसमें 1.25 नंबर लेना बनता है इसमें। क्यों, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, तो इसको अभी कर देना है। मार्क फॉर रिव्यू नहीं कर रहा है, इसको अभी कर देना है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन आप तभी कीजिएगा जब आपने अच्छे खासे, जो ओलिव बोर्ड के मॉक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी मॉक्स में एरर देखने को काफ़ी मिलते हैं। अगर आप ओलिव बोर्ड के स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन टाइप के क्वेश्चन अगर आप करना सीख जाते हैं तो आपको वहाँ पे छेड़ने हैं, वरना मत छेड़िएगा। ये लगते तो है कि हो जाएंगे या मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, पर लास्ट में आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो यही दे के जाते हैं आपको। ठीक है, तो लोभ नहीं करना, घबराना नहीं है कि मेरे तो 10 ही हुए हैं रीजनिंग में, अब मैं ये तो कर ही दूँ ना। 10 हुए हैं कोई बात नहीं, क्या आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, ठीक है, कहीं और ट्राई कीजिए क्वांट के अंदर या रीजनिंग के छोड़ के। क्वांट के अंदर ट्राई कर लीजिए, हिंदी या जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश या कंप्यूटर नॉलेज, वहाँ ट्राई कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़े हुए हैं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, कौन सा वीक आर्गुमेंट, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको तभी करने हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जब मान लीजिए अगर आप कर रहे हैं तो जो कोर्स ऑफ एक्शन है या इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको हिंदी में करके अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है इंग्लिश में तो आपको ये क्वेश्चन अजीब लगता है, लेकिन जब आप इसको, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन हर टाइम होगा ना आपके पास, तो कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो हिंदी में कन्वर्ट करके फिर अटैम्प्ट कर दीजिएगा। वो तो आपसे ये देखेगा ना कि आपने सही आंसर पे टिक किया कि नहीं किया, वो ये थोड़ी सोचेगा कि आपने हिंदी में करके चेक किया इसको कि इंग्लिश में करके आंसर को अटैम्प्ट किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस ये तो इकट्ठे एक ही कैटेगरी के आगे सारे, हिंदी
में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो। अब ये क्वेश्चन आ गए, तो ये क्या है, एक पजल है। अगर आपको लगता है कि पहले वाली पजल जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू में रखी है वो मैं इससे पहले करना चाहूँगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतने सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो 3 से 4 वेरिएबल वाले आप मेंस में अटैम्प्ट कर पाएंगे। 3 से ज़्यादा वेरिएबल वाले अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत अजीब दिया हुआ है तो वो उसको मत छेड़िएगा, क्योंकि पहले ही आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए 2-3 पजल रख रखी है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस रख रखे हैं। बस इसी का ही तो खेल है। इसी के तो आपको 50,000 रुपये देगा वो महीने के ज्वाइन करने के बाद, कि आपने कैसे टाइम को मैनेज किया मेंस के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ़ 6 फ्लोर बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर विद 2 फ्लैट्स, ये भी एक तरीके की पजल है और इसमें आपको अलग अलग जगह बैठवाएगा वो लोगों को। अगर आपको लगता है कि हाँ ये की जानी चाहिए तो कर लीजिए मार्क फॉर रिव्यू, वरना नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे नहीं करना है। मेंस में बाजी वही मारेगा जिसे पता होगा मुझे क्या नहीं करना है। क्या करना है तो सब कर लेंगे, क्या नहीं करना है छेड़ के अगर बैठ गए ना, बस वो दुखी करेगा बाद में आपको, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए रीजनिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट में आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन दिखता है, मान लीजिए आपको ये प्री में भी आपने किया हुआ है, हाँ प्री में थोड़ा ये अर्थमेटिक टाइप का मान लेते हैं आप, तो ये कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, हाथों हाथ कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, फोकस जो क्वांट के अंदर क्या करना है, आरआरबी मेंस के अंदर सबसे पहले आपको डीआईज ख़त्म कर रही है। डीआईज अगर आपने ख़त्म कर लिया और सिर्फ डीआई के भरोसे भी आप मेंस निकाल सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अटैम्प्ट तो वही होने हैं। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल आ गया तो 15 से 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने हैं क्वांट के अंदर, और इतने ही थोड़े ये रीजनिंग में थोड़े से 25 से 30 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके इतने नहीं होते, घबराना नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो पुराने सालों में जो होता हुआ आ रहा है उसके बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एकदम से चेंज आ गया तो ऐसे नहीं सोचना कि यार पिछले साल तो 100 कट हो गई थी, 110 कट हो गई थी, इस बार तो मेरे अटैम्प्ट ही 80 हुए हैं। 80 में भी पेपर क्लियर होते हुए मैंने देखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेंशन कभी नहीं लेनी है आपको। पेपर क्लियर करने के लिए जाना है आपने, ये 120 नंबर 130 या 150 लेने के लिए थोड़ी जा रहे हैं आप, आपको तो जॉब चाहिए, ठीक है। वो जॉब कब मिलेगी, जब आप घबराएंगे नहीं। तो क्वांट के अंदर आपको डीआई पे फोकस करना है। डीआई में अगर आप सोचते हैं कि कैसलेट अगर आया हुआ है, कैसलेट को छोड़ दीजिएगा, चाहे कोई बात नहीं, उसकी बजाय आप किसी कोई डाटा सफिशिएंसी या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टाइप कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में अगर आपका हाथ उतना अच्छा नहीं जचा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डाटा सफिशिएंसी में टाइम भी लगा देंगे और बाद में क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। तो अब और इस टाइप मान लीजिए जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट लगा देंगे, 2 मिनट लगा देंगे, 3 मिनट लगा देंगे, ठीक है। तो अब मिला कुछ तो 1.25 नंबर मिला, नहीं मिला तो 1.25 नंबर ही तो नहीं मिला, ठीक है। कैसलेट में क्या हुआ, आपने टाइम भी 10 मिनट लगा दिया और कुछ मिला भी नहीं। इसकी बजाय आप 1.25 नंबर के 2-3 क्वेश्चन अलग जगह से कर सकते थे इसी पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि किस क्वेश्चन को कब अटैम्प्ट करना है, कितनी देर मेरे पास बची हुई हो तब करना है। अब मान लीजिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि ये इंटीजर है, ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है, कुछ ना एसएससी टाइप का फ्लेवर भी मिल जाता है आपको पेपर के अंदर। तो वो एसएससी टाइप का फ्लेवर इसलिए डाला जाता है कि जो कोई नया नया है ना, नौसिखिया है, तो वो उसको छेड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको पेपर क्लियर करने जाना है, वही करना है जो आपने पहले किया हुआ है, नई चीज़ें वहाँ जाके नहीं छेड़नी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब ये मेंस के अंदर देखिए, अब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दे तो रहा है आपको, लेकिन पहला तो आपने इस आपको सोल्व करके ही दे दिया इसने कि 2480 है भाई, तो सोल्व तो आपको एक ही कर रहा है। बस ये क्वेश्चन बड़ा दिखने लग गया है, डर लगने लग गया है कि यार क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का है, ठीक है। तो डरना नहीं है, ये है तो एक ही क्वेश्चन ना, इसका आंसर को इससे कंपेयर कर लीजिएगा। बस कौन सा क्वांटिटी 1 में आपको कुछ सोल्व करना पड़ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी 1 करना। अब देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप जल्दी 1.25 नंबर ले सकते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अगर टाइम लगाएंगे तो क्या पता टाइम खत्म हो जाए और बाद में आपको दिखे कि यार देखो 1 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको सोल्व कर सकता था, पिछले क्वेश्चन में मैंने टाइम वेस्ट वैसे ही कर दिया। तो मॉक आपको यही सिखाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई ओलिव बोर्ड के मॉक ज़रूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको एरर फ्री मॉक करके जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार देखेंगे, लेकिन पहली बार देखने वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन अब देखिए, पहली बार देखने का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ऐसा दिखा जो आपने पहले कभी दूर दूर तक नहीं देखा, वो क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस टाइम यही तो निकालना है। अब थोड़ा सा कोई उसको आपको रेशो में दे दिया, कोई थोड़ा सा ए बी में दे दिया, एक्स में दे दिया, वहाँ नहीं घबराना है कुछ, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आपको, कुछ तो अलग देगा ही देगा ना वो। तो ऐसे तो नहीं है कि हर चीज़ ही छोड़ते जाएंगे आप। तो आपको अगर लगे कि हाँ यार ये मैंने किया हुआ है इस टाइप का और मैं कर सकता हूँ, तो आप रिस्क ले लीजिएगा। थोड़ा बहुत रिस्क लोगे तो ही पेपर निकलने के चांस होते हैं आपके, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप 5 से 10 मिनट, 10 से 12 मिनट भी लगाते हैं तो आपके 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने का मतलब यह 6 से 7 नंबर, आप 7 से 8 नंबर ले रहे हैं। और 7-8 नंबर एक DI या एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके लेना बहुत बड़ी बात होती है, ब्रिलियंट स्टूडेंट जैसी बात होती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सिंगल वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब सिंगल वाला क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू मैंने रख लिया है। अगर वो आप कर सकते हैं तो पहले वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं 2-2.5 मिनट लगा के ये कर सकता हूँ, तो आपको कर लेना है। सबके अपने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा कि आपको कौन सा करना होता है कौन सा नहीं करना होता। लेकिन हाँ, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक होने चाहिए उसमें आपका पार्टनरशिप होना चाहिए, एज एंड एवरेज होना चाहिए, आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मिक्सचर एंड एलिगेशन ट्रेन वाले क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इस टाइप के 2-3 टॉपिक है वो तो सबके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब बोर्ड स्ट्रीम किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका टाइम एंड वर्क होगा। टाइम एंड वर्क नहीं है तो मिक्सर एलिगेशन होगा। तो वो सबका अपना अपना वे होता है। तो उसमें ये नहीं सोचना कि सबको तो मिक्सर एंड एलिगेशन आता है, मुझे नहीं आता क्या करूँ। क्या पता आपको ऐसा कुछ टॉपिक आता हो जो बाकियों को नहीं आता हो, ठीक है। अब ये आपका क्या हुआ, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। मेंसुरेशन अगर आप कर सकते हैं, पहले किया हुआ है तो कीजिएगा। अब बिना काम का आप जैसे कोई सिलेंडर या कोन या इस टाइप के क्वेश्चन पकड़ के मत बैठ जाइएगा जिसका सिर्फ आपको फॉर्मूला तक पता है, बाकी आपने सोल्व नहीं किया हुआ है। तो वहाँ जाके चीज़ें टेस्ट नहीं करनी है, वहाँ हमें पेपर क्लियर करने के लिए जाना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक बात फिर बता दूँ आपको, अगर आपको लगता है कि आपके 10 से 12 मिनट वेस्ट हो गए हैं कहीं, तो घबराना नहीं है आपको। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, चिंता नहीं करनी है। मैंने पेपर उनके निकलते देखे हैं जो टेंशन फ्री होके पेपर करते हैं। मैंने उनके भी पेपर रुकते हुए देखे हैं जिन्हें सब आता है लेकिन वो घबरा के अपना पेपर ख़राब करके आ गए, ठीक है। और दूसरों के अटैम्प्ट से नहीं डरना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लास्ट में पड़े हैं। अब यहाँ पे ये अगर मान लीजिए आपने पहले कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर दिया और बाद में लास्ट में देखा ओहो यहाँ पे तो मिसिंग नंबर सीरीज पड़ी थी, वहाँ 2-2.5 मिनट लगा, इसके बजाय मैं यहाँ लगाता तो मेरा जल्दी हो जाता। तो यहाँ पे आपको क्या करना, आपको देख लेना है पूरा पेपर एक नज़र मार के कि मैं क्या पहले करूँगा क्या बाद में करूँगा। ऐसे धोखा नहीं लगना चाहिए कि यार देखो मैं उस क्वेश्चन की बजाय यहाँ टाइम लगाता तो मुझे नंबर मिल सकते थे, ठीक है। तो ये देखिए 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन आता है तो करिए, वरना रहने दीजिए। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको आरआरबी मेंस पीओ मेंस के अंदर तो कर लेने हैं। अगर आपको लगता है मुझे मैं कर सकता हूँ, क्लर्क मेंस के अंदर मत छेड़िएगा। उसकी बजाय आप कोई डीआई के ऊपर काम कर लीजिएगा, ताकि आपका अगर टाइम भी लगे तो आपको अच्छा खासा स्कोर भी मिले, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाले दिख रहे हैं। अब ये इस टाइप की जो खाली डीआई आती है ना, ये आसान होती है, इनसे डरना नहीं है। अब मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मिसिंग डीआई आती है ना, ठीक है, ये आसान होती है। अगर प्रोबेबिलिटी की आती है फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, बहुत आसान होती है। बस प्रोबेबिलिटी नाम से डर जाते हैं बच्चे, इसलिए नहीं करते वो, पर जो करता है उसे पता है कि बहुत आसान होता है प्रोबेबिलिटी की डीआई। और प्रोबेबिलिटी की डीआई में कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको, बस ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस नीचे आते हैं, मतलब टोटल फेवरेबल केसेस नीचे आते हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आपको चाहिए होता है आउटकम्स वो ऊपर आते हैं। बस यही तो खेल है। और एक से अगर उसको माइनस कर देंगे तो ना वाली प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी में, कोई 30 मार्क हाँ थोड़ी चाहिए प्रोबेबिलिटी में। बस प्रोबेबिलिटी अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, 11th लेवल की अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपको आती है तो आप मिसिंग डीआई तक कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो तो आप कर सकते हैं मिसिंग डीआई के हिसाब से, अगर आप करना चाहें तो। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि ये टाइप के क्वेश्चन जो मिसिंग के होते हैं वो मुश्किल नहीं होते हैं, जो कि एक धारणा बनी होती है बच्चों के अंदर कि ये हमें मुश्किल मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया क्वेश्चन को वो ऐसे उलझा के देगा, मतलब बीच में ही आपको मिसिंग दे देगा, बीच में ही डीआई दे देगा, बीच में ही आपको अर्थमेटिक वाला दे देगा। तो आपको ढूंढना है कि पहले मुझे कौन से करना है, फिर कौन से, फिर कौन से, फिर कौन से। ऐसे नहीं है कि आप मिसिंग वाले लास्ट में जाके कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे नंबर लेने हैं, नंबर हमें आसान पहले करके जल्दी बटोर लेने हैं। तो बस यही था खेल कि इसमें आप कैसे कब करते हैं और क्या अटेम्प्ट नहीं करते हैं,
वो ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो अब जो एज वाला क्वेश्चन है तो ये थोड़ी छोड़ेंगे आप, ये आप थोड़ी एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप छोड़ेंगे, क्योंकि एज वाले पे तो अच्छे खासे आपने प्रैक्टिस की हुई है और आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमेशा आपको सही आंसर देगा, गलत तो होना ही नहीं है। अब एक्सपेंसिस है, एक्सपेंसिस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जो ये इसमें तो आपके हाथ जचा हुआ होना चाहिए ना। ठीक है, अगर नहीं जचा हुआ है तो जचा लीजिए। एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेंस लेवल का स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 से 4 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही तैयार करना है कि आपके में टोटल 115 के आसपास स्कोर बन जाए, अगर पिछले सालों के हिसाब से अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो। ठीक है, मेंस क्लियर कर लीजिए, इंटरव्यू क्लियर करवाने के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। बस एक बार मेंस निकाल लीजिए, मेंस निकालने के बाद हमसे बात कीजिएगा, आपका इंटरव्यू भी निकलवा देंगे। चलिए, ये थी मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए कि आपको सोचना कैसे होता है मेंस के अंदर 115 प्लस टॉपर कैसे स्कोर करते हैं। वो कोई अलग से मॉक नहीं खुलता है उनके पास, अलग से उनके पास कितने टॉपर मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने फ़ोन में अटेम्प्ट करके मॉक और पेपर जॉब लगे हुए हैं। तो ये सब एक्सक्यूज़ होते हैं, सब बहाने होते हैं खुद स्कोर ना कर पाने के, कि भाई मेरे पास तो फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। जिनके पास लैपटॉप है उनके पास अलग कमियां हैं, आपके पास फ़ोन है, आपके पास अलग खूबियां हैं। तो जो है उसमें अपना अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, जो नहीं है वो तो उसका रोना लेके बैठ के क्या कर लेंगे हम। मान लीजिए अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो वो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। ठीक है, तो जो आप अफोर्ड करते हैं उसी पे अपना स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो फ़ोन पे मॉक करके, फ़ोन पे तैयारी करके भी जॉब लेते हैं। मैंने खुद लेते हुए देखे हैं। तो ये बहाने मत मारिएगा कि मेरे पास फ़ोन लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, तो कुछ कमियां हो सकती है जिनकी वजह से थोड़ा सा 1 से 2 महीने आपका सिलेक्शन डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि टेंशन नहीं लेनी है, जो है उसी में भी पेपर आप निकाल सकते हैं और आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे, कभी भी आप हमें पिंग कर सकते हैं। तो मेंस की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी कि आपको सोचना कैसे है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको लगा हो कि हाँ इसमें कुछ खास था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। पिछली बार शायद आप भूल गए थे। थैंक यू सो मच।